Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an Arcanine. Dear CS professional students, pay attention. Chapter number 4 of RCD second class. Important, जबरदस्त important है क्योंकि ना देखो सेक्शन 447 जिसने नहीं पढ़ा उसने क्या पढ़ा समझ में आ रहा है। सेक्शन 447 मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पहले जस्ट अभी पढ़ा है, लेकिन यहां पर फिर बताऊंगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो पे अटेंशन। सेक्शन 447 किसकी बात करता है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड किसकी बात करता है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड किसकी बात करता है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। अब ना इसमें ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये तो आपने जान लिया है कि भैया पनिशमेंट फ्रॉड के अंदर इसमें दो डिफरेंट प्रोविजन दे रखे हैं, एक जहां पे मोर सीरियस इन नेचर है और एक जगह जहां पे लेस सीरियस इन नेचर है। मोर सीरियस इन नेचर का मतलब है जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हुआ वहां पर तो जान चली गई समझो। मतलब ये अगर प्रोविजन किसी प्रोफेशनल पे किसी डायरेक्टर पे लग गया तो बर्बाद कर देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रोविजन दो तरह से पढ़ा जाता है, ध्यान समझना क्या हो रहा है, ध्यान सुनना क्या हो रहा है इसमें। आप इसकी लैंग्वेज देखो, और मैंने इसको स्पेशली आपके लिए याद रखिएगा एमसीए की ही वेबसाइट से लिया है ताकि आप और इसकी लैंग्वेज को समझ लें। देखिए सिर्फ एक बार लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। पे अटेंशन, ध्यान से सुनना, और लाइन रीड कर रहा हूं, आप इधर सिर्फ अपना दिमाग और कान रखना। देखो, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ एनी डेट अंडर दिस एक्ट। पहली लाइन का मतलब समझो कि मान लीजिएगा सेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट की वायलेशन हो गई, मतलब कि किसी ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, ठीक है, उससे मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर का या पर्सन का नुकसान हो गया। अब क्या कह रहा है कि सेक्शन 46 से कह रहा है, सेक्शन 46 कह रहा है कि भैया आपने जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किए हैं उसमें जो भी अमाउंट है, मतलब कौन सा अमाउंट, फेस वैल्यू, क्या अमाउंट, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो भी अमाउंट होगा। मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल उसने शेयर इशू कर दिए 1000 शेयर इशू कर दिए, वैसे तो ना कम होता ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिएगा। तो सेक्शन 46 के अंदर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करके, ठीक है, क्या किया, लोगों को बुद्धू बनाया। अब वहां से आपने पैसा उठा लिया, ठीक है, मार्केट से, और मान लीजिएगा एक इंसान ने उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। तो सेक्शन 46 कहता है मिनिमम पेनल्टी जो बनेगी वो कैसे बन सकती है कि भैया 5 टाइम्स और 10 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और 10 टाइम्स। तो ये तो 46 की पेनल्टी है ही। अब यहां पे कह रहा है विदाउट द प्रेजुडिस ऑफ एनी लायबिलिटी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ एनी डेट, मतलब वो तो देना ही देना है, जो है ना वो तो देना ही देना है। किसी और सेक्शन में जो पेनल्टी लिखी है वो तो देनी देनी है, प्लस एनी अदर ऑफ टाइम इन फोर्स एनी पर्सन। अब देखो यहां से 447 की बात स्टार्ट होती है, ध्यान से पकड़ना। एनी पर्सन who is found to be guilty of fraud involving an amount of at least, पहला प्रोविजन आ रहा है, ध्यान से बुद्धि में लेना, involving an amount of fraud, जहां पे बात कर रहे हैं फ्रॉड का अमाउंट कितना है, एटलीस्ट 10 लाख, सॉरी हाँ ऑफ कोर्स 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर। पहला प्रोविजन क्या कह रहा है, अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना है, कम से कम 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर, याद रखना विच एवर इज लोअर, ये अमाउंट इन्वॉल्व है किसमें, फ्रॉड में, शैल बी पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, जिसमें 6 महीने से कम की सजा नहीं है, बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, एंड साथ में आया एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, मतलब जितना अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है वो तो कम से कम पेनल्टी होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फिर कह रहा है ये कितनी हो सकती है, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर कंपनीज एक्ट के किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जैसे सेक्शन 7 है, अभी सब समझाऊंगा, ठीक है, सेक्शन 7 है उसका डिफॉल्ट है, सेक्शन 46 का डिफॉल्ट है, ठीक है, इनमें अगर आपने डिफॉल्ट किए हुए हैं और उस प्रोविजन में ऑलरेडी पनिशमेंट या मान लीजिएगा पेनल्टी बताया हुआ है, वो पेनल्टी तो लगेगा, प्लस क्योंकि फ्रॉड हुआ है सेक्शन 447 भी अट्रैक्ट हो गया, सेक्शन 447 में लगेगा। सेक्शन 447 का पहला जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो है वो 10 लाख रुपीस, कितना है मेरे बच्चा बोल एक बार, 10 लाख रुपीस और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब ऐसे केस में पनिशमेंट क्या है, इंप्रिजनमेंट आ रही है, इंप्रिजनमेंट मिनिमम कितनी बोली, 6 मंथ्स, बोलो मेरे साथ में, मिनिमम कितनी है, 6 मंथ्स, ठीक है, एंड कह रहा विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है सर। इसके साथ साथ बोलता है, ध्यान से सुनो, कहता कितनी हम इसके ऊपर फाइन लगाएंगे, फाइन हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा,
बोले सर फाइन फाइन कह रहा है कि जितना अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है उतनी तो पेनल्टी है ही, सॉरी फाइन उतना तो है ही। बोले ठीक है सर, प्लस में आगे बढ़ सकता है एक्सटेंड टू 3 टाइम्स। ठीक है, पहला प्रोविजन हो गया, मतलब यहां पर इंप्रिजनमेंट एंड फाइन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ नॉन कंपाउंडेबल। इंपॉर्टेंट है, इस बात को बुद्धि में रखना। ठीक है, अब आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द फ्रॉड इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट। क्या कह रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया है, द टर्म इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर। अब अगर पता लगा इस फ्रॉड से, मान लीजिएगा कंट्री की इकोनॉमी में गड़बड़ मच गई, आपने बड़ा फ्रॉड किया। फ्रॉड कैसे हो सकता है, मैं सपोज करूं, देखो एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया और पता लगा अच्छा खासा फाइनेंशियल फ्रॉड किया जिसमें स्कैम हुआ अच्छा खासा, तो इसका इंपैक्ट इस पे आएगा इकोनॉमी पे। बोला ये क्या हुआ, इसका इंपैक्ट कैसा है, पब्लिक इंटरेस्ट, कोई इसने हार्म किया है। तब कहता है मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है, ओह माय गॉड, 3 ईयर है। कितना मिनिमम, 3 ईयर है। नॉर्मली कितना बोल रहा है, 6 months which makes it to 10 years। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया तो मिनिमम 3 ईयर्स है। ध्यान से कान खोल के सुनो भाई, 3 ईयर्स है। ठीक है, अच्छा सर अगर मान लीजिएगा हमसे गलती हुआ, अमाउंट ऑफ फ्रॉड लेस देन 10 लाख है, तब क्या ट्रीटमेंट है। सेकंड प्रोविजन, ध्यान से पढ़ना, देखो, प्रोवाइडेड फॉर दैट वेयर द फ्रॉड इन्वॉल्व्स एन अमाउंट लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर whichever is lower and does not involve public interest, public interest में involve नहीं है, any person guilty of such fraud shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years। मतलब मिनिमम नहीं बताया उसने, कहा कि imprisonment 5 years तक का हो सकता है, और बोला साथ साथ फाइन which may be extend to 50 लाख रुपीस और both। मतलब ध्यान से देखेंगे, imprisonment और फाइन, मतलब ये कंपाउंडेबल नेचर। सब क्यों बता रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन रखना, यहां घूम फिर के आ सकता है, तुम्हारे सामने सिचुएशन दे सकता है, तो तुम 447 एकदम जाके उठा के ये मत बोलते ना नॉन कंपाउंडेबल। 447 में कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल दोनों की बात कर रहा है। जहां पर याद रखिएगा, मैंने कहा 2 बातें आ रही हैं, जहां पर इम्प्रिजनमेंट जिसके अंदर मिनिमम फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर, जहां ये इन्वॉल्व हो रहा है वहां तो फिर वो कंपाउंड का कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि वहां पे इम्प्रिजनमेंट ही कितनी है, मिनिमम 6 months एंड एक्सटेंड टू 10 years। फिर सादा बोलता है एंड फाइन ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व द फ्रॉड और 3 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व द फ्रॉड। ठीक है, ये इसमें जाकर इन्वॉल्व हो गए, तो यहां तो कंपाउंड नहीं होने वाला है। बात पकड़ मारा, लेकिन कहां कंपाउंडेबल हो जाएगा ऑफेंस, जहां कंपाउंड हो सकता है अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है। अगर सर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व और हो जाता तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट भी 3 ईयर की है कम से कम। ठीक है, इसका बहुत सारे इंपैक्ट है, इसलिए ध्यान समझा रहा हूं, क्योंकि 447 जान है आज के टॉपिक की। ऑलराइट, और सी की क्वेश्चन के आसपास घूम के आएगा, तुम देख लेना एक बार, पक्का क्या बोल रहा हूं। ऑलराइट, एंड वहीं अगर मान लीजिएगा लेस देन 10 लाख है और 1% से कम है टर्नओवर, मतलब फर्स्ट जब हम टोटल का कैलकुलेट करेंगे उससे भी कम आ रहा है, तो ऐसे केसेस में छोड़ नहीं रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट कह रहा है हो सकता है 5 साल तक का हो जाए, या फिर और आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर जो फाइन लगाएगा विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीस। अब अगर मेरे बच्चों लोगों को ये बात पकड़ में आ गया है, फ्रॉड की डेफिनेशन में लगातार आपको इन दोनों बता ही रहा हूं, पढ़ रहे हैं हम, आईपीसी में पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा है, कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा है, उम्मीद कर रहा हूं लगातार क्लास देख रहे होगे, तो ये तुम्हें आगे का बात समझ में आएगा। आज का टॉपिक जो है ना, आप ध्यान समझना इसकी रिलेवेंसी। ये कहता है यूज ऑफ 447 अंडर वेरियस प्लेसेस इन द कंपनीज एक्ट। बोला कहां का लगने वाला होता है, जैसे यहां पर देखो जम के, ये सामने आपके टेबल है, और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ट्रस्ट मी माय डियर ऑल, ये सब के सब एकदम इजी हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो सामने आपके हो रहे हैं ना, ये जो एक्शंस हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, अगर ये सेक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एग्जामिनर हो सकता है आपको दे दे कोई इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फ्रॉड। ठीक है, अब ऐसा तो देखा नहीं कि इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड फ्रॉड, एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता लगा गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर्टिकुलर्स गलत फाइल किए हुए, डॉक्यूमेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया, सेक्शन 7 आ गया, ट्रैक्ट हुआ। सेक्शन 7 अपनी पेनल्टी भी बता रहा साथ के साथ में, लेकिन उधर 447 पीछे पीछे चला आ रहा है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, ये जितना भी सेक्शन है इनके पीछे पीछे 447 भी आ रहा है। तो मतलब 447 की पहली लाइन ये थी कि विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर लायबिलिटी और डेट, और मजा आया पकड़ में बात का। क्या कह रहा है कि भाई जो ये सेक्शन में जो पनिशमेंट्स आएंगी ना, सेक्शन 4, 7, 4, 36, 36, 48, 46, 56, ये तो है ही है, इसमें जो बताएंगे तुम्हारे लिए पेनल्टी वो तो लगेगा 447 भी लगेगा। आ रहा है बात पकड़ में। अब एग्जामिनर हो सकता है घुमा के क्वेश्चन दे दे, या उसमें क्वेश्चन ही आ जाए कि
यू नो व्हाट 4 फुट मान लीजिएगा सेक्शन 46 की वायलेशन थी, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए, फेक ट्रेडिंग करवाई जा रही है मार्केट में, और पकड़ में आ गए, उसमें लगा दी फाइन 5 times ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है सर, अब कंपनी क्या कह रही है, ये जो पर्सन इन्वॉल्व इन फ्रॉड हो क्या कह रहा है, जब पहले ही माई बाप आपने मेरे 46 की सेक्शन 46 के अंदर लिखी जो पेनल्टी है वो लगा दी है, तो 447 क्यों लगा रहे हो? लगेगा, याद रखना। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक बार फटाफट से आपके लिए यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव में आपका अगर कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी सेक्शन है, फिर भी नहीं है तो मैं यहां पर आपको सबको फटाफट ब्रीफ दे रहा हूं। सेक्शन 7 के अंदर हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात जैसे ही कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पे कह रहा है खास तौर से कब, इफ अ पर्सन, ध्यान रखना, यहां ध्यान रखना, क्या स्क्रीन पे ध्यान रखना, हाईलाइट जो किया हुआ है ना उसको तुम ध्यान से सुन लो, एक बार बहुत ध्यान से सुन लो। अगर ध्यान से सुन लिया ये पूरा का पूरा क्लास तुम्हारे बुद्धि में बैठ जाएगा। मैं नहीं कह रहा इसको रटना है, बाद में 1-2 बार सिर्फ टेबल जो बता रहा हूं, यहाँ टेबल जो दे रखी है, इस टेबल को 1-2 बार चेक कर लेना सेक्शंस की रेफरेंसेस के लिए। बस आओ ट्रांजेक्शन सीख रहे, फटाफट से आओ, फटाफट आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो कहता है इफ अ पर्सन furnishes false information, incorrect particulars, suppresses material information, कब? At the time of incorporation of company। कब कर रहा है? At the time of incorporation of company। आप सुनो ना, at the time of incorporation company क्या क्या गलती कर रहा है? फॉल्स इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट पर्टिकुलर से, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट पर्टिकुलर से, या फिर सप्रेस कर रहा है मेटल इंफॉर्मेशन, सप्रेस कर रहा है मेटल इंफॉर्मेशन, तो सेक्शन 447 इंटरैक्ट हो गया। ये ना समझो, ये जो हो रही है एक्टिविटी अगर ऐसी हो रही है वो याद रखनी है यहां पर। ठीक है, चलिए आगे कहता है अब क्या हो रहा है, प्रमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड फिड्यूशरीज, लाइक फिड्यूशरी किस पे भरोसा किया आपने, मान लीजिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, एडवोकेट से मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, गिवन अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कि भैया कंपनी ने ना इनकॉर्पोरेशन के साथ जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसके साथ कंपाइल किया है। अच्छा बेटा, तो तुम भी लायबल हो गए, शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर द एक्शन अंडर सेक्शन 447। ठीक है, 447 में ये लोग भी लायबल होगा। वो बात अलग है कि लेटर ऑन ठीक है देखा जाएगा कि भाई इनको ही नहीं पता था या जो भी हुआ वो अलग चीज है, बट एट द फर्स्ट इंस्टेंस दे शैल आल्सो बी लायबल अंडर सेक्शन 447। याद रखिएगा। सो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर किसी भी तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स या फिर कोई भी मटेरियल्स इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया गया है तो याद रखिएगा कंपनी डायरेक्टर लोग, प्रमोटर लोग, फर्स्ट डायरेक्टर लोग बोला हाँ सर फर्स्ट डायरेक्टर है, आओ तुम लायबल हो गए। ओह माय गॉड, प्रमोटर तुम भी लायबल हो गए, ये मत बोलना फर्स्ट प्रमोटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस, कंपनी का एमडी, कंपनी का सीएस सब लायबल होंगे 447 में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 में बहुत सिंपल सी बात रखनी है क्या, अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी के किसी भी प्रोविजन की वायलेशन कर दी तो आप अगेन आप फंस गए किसके अंदर, 447 में। क्या कहना चाहता है समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज हमको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस ग्रांट कर दीजिएगा, लाइसेंस आपको ग्रांट कर दिया और लाइसेंस के साथ आप क्या कर रहे हैं वायलेशन, मतलब आपको कहा गया था चैरिटेबल पर्पस और आप उसका कर रहे हैं मिसयूज। ऐसे केसेस में 447 अट्रैक्ट हो जाएगा, याद रखना। सो कह डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लेट डाउन दिस सेक्शन। सिंपल सी बोला, सेक्शन 8 सबसेक्शन 11 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 10 तक की किसी भी तरह की वायलेशंस हो रही हैं 447 में आपको घसीट के लिया जाएगा। मैं आपको मतलब आपको नहीं कह रहा हूं, मैं एंटिटी को कह रहा हूं। ठीक है, कोई किसी को लगे मेरी क्या गलती है ना। क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस अपने आप में खतरनाक बन गया। सेक्शन 34 कहता है पनिशमेंट फॉर मिसस्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस। कह रहा है जी कौन कौन, कह रहा है डील्स विद अ सिचुएशन वेयर एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर ये तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने क्या कहा था, बोले सर उन्होंने कहा था कि कंपनी का जो ये व्हाट इशू आ रहा है इसके बारे में उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव अपनी एक एडवाइस दी थी और यू नो व्हाट लोगों ने उसको माना। वो कैसे दी थी, पब्लिकली दी थी सर, हाँ मतलब एक व्यू दिया था उन्होंने अपना। क्या वो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया गया था, बोले हाँ सर, तो लायबल होंगे। बात पकड़ना, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। इंडिपेंडेंटली वैसे ही उन्होंने जनरल व्यू दिया था तो लायबल नहीं होंगे। लायबल कब हो रहे हैं, जब प्रोस्पेक्टस के अंदर किसी एक्सपर्ट का व्यू भी दिया जा रहा है तो वो भी, क्योंकि वो भी ऑथराइज कर रहे हैं इस बात को। सो ऑथराइज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और कैरिंग अ मिसस्टेटमेंट शैल बी लायबल टू प्रोविजन अंडर सेक्शन, आई मीन वाले में बता ही रहा है, वेयर इन अ पर्सन बिलीव दैट, इंपॉर्टेंट है, wherein the person believe the statement to be true, then in such cases the person does not attract any penalty। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी डायरेक्टर ने मान लीजिएगा उसके सामने प्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन की गई है, ये एक्सपर्ट के साथ जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो उसी की नॉलेज में नहीं है, एंड ही बिलीव्स दैट कि जो भी फाइनेंशियल्स के बारे में कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, इवन ही एक्सरसाइज्ड
ड्यू डिलिजेंस, उसके इफेक्ट जो नॉलेज में आया, बेस्ट ऑफ दिस नॉलेज, वो ये था कि भाई ये जो बताया जा रहा है सच है, उसके बाद भी फ्रॉड हुआ है, गलत इंफॉर्मेशन दिया गया था, तो वो बच जाएगा। लेकिन समझना ऐसा नहीं है कि पहले एट फर्स्ट सेंस लायबल नहीं बोल रहा है, लायबल तो हो रहा है, लेटर ऑन ये बात आएगी ना। क्लियर हो रहा है? 3 मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होंगे। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चैरिटेबल कॉन्सेप्ट सेक्शन 8 वाली, सीआरपीसी सॉरी क्रिमिनल लायबिलिटी अंदर मिसस्टेटमेंट द प्रोस्पेक्टस एंड फर्दर अगर हम बात करें आइए पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी इन द। अब ये जनरली क्या कह रहा है, अगर किसी भी पर्सन को धोखाधड़ी से ये कहा जा रहा है कि भाई अच्छा ये कौन कह रहा होगा, जनरली जो कंपनी से रिलेटेड लोग होंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो जानता कि ये इंटेंशन क्या है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। अगेन 447 कहता है प्रोवाइड्स एक्शन फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट ऑफ अ पर्सन टू इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी 447, या फिर पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एक्सेट्रा ऑफ सिक्योरिटीज। पर्सोनेशन का मतलब है, ध्यान से सुनना, पहले ना बहुत रियल बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, बॉस मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है। क्या होता है समझो, पहले क्या होता था जब बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं थे ना, कंपनी एक्ट 1956 के दौर की बता रहा हूँ ये बातें, ठीक है। तो क्या होता था और ट्रेडिंग्स कैसे होती थी, जबकि यू नो व्हाट बहुत उस टाइम कंपनी से लोग पैसा भी कम इन्वेस्ट करा करते थे। तो क्या होता था, एप्लीकेशन फिजिकल फॉर्म में जाता था, तो कोई भी आदमी, सब लोग अप्लाई कर रहा है, एक ही आदमी 5-5 लोगों के नाम से अप्लाई कर रहा है। अब होता क्या था कि एग्जैक्टली ऐसा कोई है तो है नहीं, बात पकड़ में आ रहा है, इन एग्जिस्टेंस में तो ऐसा कोई इंसान है नहीं। ए ने अपने नाम से भी BCDEF की 3-4 फेक एप्लीकेशन डाल दी और उसको शेयर्स अलॉट हो गए। अब वो एंजॉय कर रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं, पर्सोनेशन। अगर शेयर्स एक्वायर किए हैं कैसे, पर्सोनेशन के थ्रू, इन दैट केस 447 कैसा खतरनाक सेक्शन है, समझ में आ रहा है। और फिर मजे की बात है, उसने जो डिसगॉर्समेंट अमाउंट होगा, मतलब उससे कोई भी इल कॉटन गेन किया है, उससे कोई भी गेन हुआ है, वो भी सब खींचा जाएगा उससे। तो यहाँ पर 447 की पहली लाइन में आ रही है कि किसी भी तरह का डैट या किसी तरह का कोई भी क्लेम है अगर आपने बना लिया तो वो तो आपसे लिया जाएगा, जो पेनल्टी लिखी वो भी लगाई जाएगी और 447 भी लगेगा। देखो Section 68 of Companies Act 1956 provides that for punishment under the 447 of Companies Act 2013. Additionally, provision has been made by enabling the court to order disgorgement of gain. All right. देखो अलग से पेनल्टी और लिखा हुआ है इधर ना, इस बात का ध्यान रखना है, मतलब एटलीस्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, अब ये भी सुनो ध्यान से, जनरली जिन कंपनीज को ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई कि भैया तुम ट्रेडिंग नहीं करोगे, तुमने वायलेशन किया, अब वो कंपनी क्या करती है समझना कि फिजिकली ट्रेड करने के लिए, क्योंकि भाई आप ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हो, फिजिकली क्या करती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है, लोगों को बांट दिए, उससे क्या करा, इधर पैसा आ गया, समझना, ठीक है। अब ये जो आप कर रहे हो क्या है, फेक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, फेक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, मतलब दिखाया कि जो आपको अलाउड ही नहीं है वो एक्टिविटी कर रहे हो। ऐसे केसेस में भी पेनल्टी है, बड़ी प्यारी पेनल्टी है, सिखाता हूं अभी। देखो, इशू द डुप्लीकेट शेयर्स विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंट टू विद फाइन ट्रस्ट इन द केस ऑफ शेयर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, कंपनीज व्हिच वर अंडर ट्रेडिंग सस्पेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम where practically no business operations are carried out, such companies become a wonderful tool in the hands of the fraudsters. ये क्या करता है, डुप्लीकेट शेयर इशू कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा लोगों को, क्योंकि भैया सस्पेंशन हो गया, ठीक है, लोगों को तो पता है कि भैया ये कंपनी जो है ऑफ कोर्स ट्रेडेड होते थे, इसके शेयर ट्रेड होते हैं, ठीक है, बट अभी ये फैक्ट लोगों को नहीं पता, उसका बेनिफिट लेके इस्तेमाल करके फ्रॉडुलेंट जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो फेक शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर देते हैं। नाउ केस ऑफ फ्रॉड्स विद रिस्पेक्ट टू इशू शेयर सर्टिफिकेट अट्रैक्ट अ पनिशमेंट विद फाइन नॉट लेस देन 5 times ऑफ द फेस वैल्यू, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 times और 10 crore विच एवर इज हायर। आप समझ रहे हो, ये तो लगेगा प्लस सीधा बोलता है क्या, ऑल्सो ऑफिसर डिफॉल्ट अट्रैक्ट द पनिशमेंट इन सेक्शन 447, याद रहेगी। आगे देखते हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन सिक्योरिटी, अगर कोई डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अगर फ्रॉडुलेंटली शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन करते हैं तो उन पे भी 447 लगेगा। ऐसे आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के टाइम पर अगर ये 3 बातें हो रही हैं तो अगेन आपने वायलेशन कर दिया। क्या, अगर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी नोइंगली कंसील द नेम ऑफ द एनी क्रेडिटर टू ऑब्जेक्ट द रिडक्शन, आप जानते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आप की बात जब करते हैं एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको लिस्ट देनी पड़ती है कौन कौन सा क्रेडिटर लोग है, उसका डिटेल देना पड़ता है, ठीक है, और एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि इन्हीं क्रेडिटर की लिस्ट का रीजन क्या है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मान लीजिएगा कंपनी के ऑफिसर जानबूझ के क्या करा,
आइडेंटिटी छुपा दी, नेम ऑफ द क्रिएटर, बोलो छुपाओ यार, ये लोग बोला ये आके ऑब्जेक्शन दिस करेगा, सारी स्क्रीन खराब कर देगा, बोले इसके बारे में बताऊं मैं। या नोइंगली मिसप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट क्लेम एनी क्रेडिटर, या अबेट्स और प्रिवी टू एनी सच कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड। अगेन सेक्शन 447, माय डियर ऑल, अगेन आई एम टेलिंग यू, ट्रांजैक्शंस पे ध्यान दो, एक्टिविटीज पे ध्यान दो, पता कि ये क्लैरिटी रहे कि 447 आ रहा, केस लो अगर आएगा तो तुम पकड़ पाओगे इमीडिएटली। डैमेज ऑफ फ्रॉड, आइए कहता है डिपॉजिट्स हैव बीन कंसेप्टेड विद द, ध्यान पे ध्यान रखना, इधर इधर इधर, डिपॉजिट हैज बीन एक्सेप्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड डिपॉजिटर्स, फ्रॉडुलेंट पर्पस, अगेन पेनल्टी या फिर पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 73 और 76, prove that the officer of company who is default has contravened the section 76 and 73 and 76 or rules with the under knowingly or willfully intention to deceive the company or its shareholders, depositor, creditor, tax authorities। 447 मतलब फ्रॉड की केस चल रहे हैं सारे ये। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, willfully furnish any false incorrect information, knowingly suppress any material informations, ये भी। अगेन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, इंस्टेलेटेड कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, जो याद रखिएगा willfully अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तब। अगेन रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर गिविंग द स्पेशल नोटिस, ये भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी ये वाला, इंपॉर्टेंट मत करो, एग्जाम में आ सकता है केस लॉ के लिए। कहता है सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, punishment for auditor of a company who, whether directly or indirectly, acted in a fraudulent manner, abated, colluded in any fraud in relation to a company, its director, officers, apart from debarring the auditor from appointment as an auditor of a company for a period of 5 years, passing of the order by the NCLT, auditor shall also be liable to under section 447। बात पकड़ में आ रहा है, वैसे आप जानते होंगे इसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाता है, NFRA भी लेता है एक्शन, प्लस ICAI क्योंकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है वो भी लेगा। अब ये जो है एडिशनल है पनिशमेंट्स, ये तो है ही, 447 भी ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर। ऑलराइट, यहाँ पे कह रहा है टर्म ऑडिटर इंक्लूड्स फॉर्म ऑफ ऑडिटर, ये मेरे बच्चा लोग समझता होगा। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। अब ROC भैया कह रहा है भैया इंफॉर्मेशन दे दो, इंफॉर्मेशन तो नहीं दोगे, कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी इंटेंशन ही गड़बड़ है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट अप का ऑर्डर तक आ सकता है। देखो कहता पावर ऑफ ROC टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी, सच पावर कंसीडर सेक्शन 234, ठीक है। If the information collected by registrar or inspection reveals that the business of the company had been conducted with a fraudulent and unlawful purpose, then every officer of the company who is in default punishable under fraud for 7। और देखो इंपॉर्टेंट चीज करिए, फर्दर एक्शन इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन और वाइंडिंग अप एक्सेट्रा में ऑल्सो भी अट्रैक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा कि कंपनी वाइंड अप का ऑर्डर दे दिया NCLT ने, क्योंकि ROC क्या करेगा, NCLT को एप्लीकेशन लगाएगा, कहेगा भैया ये कंपनी जो है फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल बिजनेस कर रही है। ऐसे केसेस में NCLT फैक्ट्स को कंसीडर करके वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेगी। पर इसका मतलब यहां पर ये नहीं है कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की गई है इसमें 447 से बच जाएगा, वो तो लगेगा। क्लियर। इन्वेस्टिगेट, ये CS फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में डिटेल क्लास अभी रिसेंट हो चुका है, इसके बारे में तो 1% नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। इतनी कृपया जरूर कर सकते हैं, इतनी हेल्प आपकी जरूर कर सकते हैं कि अगर आप मुझे इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मुझे आप NR के व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं आपको इमीडिएटली सर क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ अदर केसेस। देखो अरे यार दिक्कत मत कर, आ जाओ, वेरी गुड। A situation wherein the NCLT find it necessary to investigate the affairs of a company, ध्यान सुनना कि NCLT ने कहा भाई इन्वेस्टिगेशन को अफेयर्स करवाओ, कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करवाओ, और इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता लगा कि यहाँ तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रहा है। देखो, इफ इट फाइंड्स दैट द अफेयर्स आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली एज डिस्क्राइब्ड इन द क्लॉज, आपको उम्मीद कर रहा हूं अगर आप लोगों ने अगर SFIO पढ़ा है ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। इफ इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज बीइंग कंडक्टेड विद इंटेंट टू डिफॉल्ट इट्स क्रेडिटर्स, मेंबर, अदर पर्सन अदरवाइज फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस, द कंपनी वाज फाउंड फॉर द पर्पस ऑफ ओनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, या कंपनी बनाई सिर्फ किस काम से, समझ रहे हो ना, डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर को, शेयर होल्डर्स को या आउटसाइडर्स को। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वाज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, फिर ऑफिसर डिफॉल्ट तो फ्री फोकट में आते आता है पीछे उनको भी लगाएंगे पेनल्टी। ना पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, मिटिलेशन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
फॉल्सिफिकेशन और म्यूटिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट्स को चाहे झूठा बनाने की कोशिश करी हो या उसमें किस तरह की अल्टरेशन करने की कोशिश की हो, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो, ठीक है, जिस रिक्वायर्ड हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्टेन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशंस अंडर सेक्शन 447। अगेन फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम, बोला आपने क्या करा, ध्यान सुनना, ये भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। सेक्शन 251 क्या कहता है, कंपनी ने सोचा कि बोला हम पर बहुत ज्यादा लायबिलिटी बढ़ गई है, बोले क्या करो, आरओसी को एप्लीकेशन दे दो, आरओसी को एप्लीकेशन दे दो कि भैया हम लोग ना बस सब बिजनेस हमने कर लिया, वी वांट टू क्विट द बिजनेस, हम तो वेंडिंग आप करेंगे, हमारा नेम आप रिमूव कर दो और हम आपको बता देते हैं हमने सारे जितनी भी लायबिलिटीज थी हम सारी सेटिस्फाइड कर दी हैं, तो हम पर अब कोई लायबिलिटी नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है? आरओसी ने कहा अच्छा चलो लेट मी चेक किया, बोले अच्छा झूठ बोलते हो, लायबिलिटी तुम पे बहुत सारा पेंडिंग है और तुम अच्छा लायबिलिटी से बचने के लिए अपनी कंपनी का नेम रिमूव करवा रहे हो रजिस्टर ऑफ कंपनीज से। आ जाओ बेटा 447 देखो, a fraudulent application for removal of name made to the registrar, application for removal of name can be made under section 248 subsection 2, ये तो आपको अलाउड है। फिर क्या हुआ, after extinguishing all liabilities, whereas if such application had been made by the company with fraudulent intent to evade the liabilities of the company or defraud its creditor, other person, then the person in charge of the management of the company shall be liable for section 447। बड़े ही प्यार से लगा जाएंगे, ठीक है। देखो कहता दिस लायबिलिटी शैल एक्रू इवन इफ द कंपनी हैज बीन नोटिफाइड एज डिसॉल्व्ड, तब भी लगेगा, बनी रहेगी ये लायबिलिटी। मान लो अगर एग्जाम में और क्वेश्चन देते हैं कि भैया कंपनी तो फिर आरओसी ने ध्यान दिया नहीं, कंपनी हो गया बंद, वाइंड अप करके डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास हो गया, अब जो कंपनी के मैनेजमेंट था कह रहा अब हमें कोई चिंता नहीं है, अब हम फ्री हो गए हैं। ऐसा नहीं है भाई, फ्री नहीं हुए, लायबिलिटी बना रहेगा। ऑलराइट, इसमें और भी है ना टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बट वो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कब तक बना रहेगा, कौन से केस में बना रहेगा, ये और डिटेल अलग चीजें हैं। लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अच्छा कहता क्या, द कास्ट पर्सनल लायबिलिटी विदाउट एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर ऑफ कंपनी और एनी अदर पर्सन हु इज नोइंगली a party of carrying on the business of the company with intention to defraud the creditors। यहाँ पर याद रखिएगा जब लायबिलिटी बोल रहे हैं हम लोग कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के ऑफिसर्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगेन 447 पनिशमेंट फॉल्स स्टेटमेंट्स, किसी भी तरह का फॉल्स स्टेटमेंट हो, जी हाँ, कॉल फॉर पनिशमेंट अंडर 447 मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन फॉल्स रिस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल पर्टिकुलर्स, ओमिट एनी मटेरियल फैक्ट्स। Alright, false statement omission could be with respect to any return, report, certificate, finance statements, prospectus statements or any documents। मतलब किसी भी तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो, रिपोर्ट्स में हो, सर्टिफिकेट्स में हो, फाइलिंग के टाइम पर हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में हो, उसके लिए यहाँ सेक्शन 448 में जान ले ली जाएगी, ठीक है। अब समझते जाओ। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ध्यान सुनना, ये उम्मीद कर रहा हूँ, ये इसलिए मैंने स्पीड से ही पढ़ा है कि जो लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है ना, एटलीस्ट उनको तो फटाफट समझ में आ गया होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो मैंने ऐसा कोई डिफिकल्ट बात तो करा ही नहीं है। मेरा मेन पर्पस है 447 कहाँ का किनसे कनेक्ट हो रहा है, क्लियर एकदम। अब देखो यहाँ पर आओ, अभी हम लोग रिसेंट क्लासेस में पढ़े कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ना है जी, बिल्कुल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले बता रखा है कि कंपाउंडेबल कौन कौन से ऑफेंस होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ठीक है। अब समझो, कंपाउंडेबल में हमने अथॉरिटी भी डिस्कस किया था, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए लुक लेके आता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। सो पे अटेंशन, एग्जांपल ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, इसको अपने मॉड्यूल में मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई दे देगा आपको, तो आप समझ जाएंगे कि भैया इसको कंपाउंड, वैसे कंपाउंड का करने का क्राइटेरिया डिफरेंट, आपने देखा ना कि जिनमें इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है वो तो कंपाउंड नहीं होना है जी, एंड फाइन आ गया, अभी सिखाया था हमने 447 में। लेकिन जहां पर इम्प्रिजनमेंट और फाइन जी हो जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन है हो जाएगा, पेनल्टी है सिर्फ, हो जाएगा कंपाउंड। जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन है हो जाएगा प्रोवाइडेड, ये दोनों भी हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बोल दूं, मेरी बात को सुनो, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, वो कंपाउंड हो जाएगा, तो मान मत लेना, समझना, ये प्रैक्टिकली नहीं है। अभी एकेडमिक पे तो हमको बात माननी पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। कंपाउंडिंग अथॉरिटी कंसीडर करता है ना, आपने इस बारे में प्रोविजन में हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप जानते हैं कि अगर 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट है, कंपाउंडिंग अमाउंट है, तो हम वहां पर हमने देखा क्या कि वही मैटर जो है एनसीएलटी जाता है।
25 लाख से कम का है तो फिर रीजनल डायरेक्टर, आपको रीजनल डायरेक्टर, जी हाँ आरडी एंटरटेन करता है कंपाउंडिंग को। अभी जो केसेस मैं सामने बता रहा हूँ फटाफट देखो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। देखो जैसे सेक्शन 56 के अंदर नॉन कंप्लायंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी हो सकता है कंपाउंड, ठीक है। या फेलियर टू गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, या डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम, या नॉट एनेक्सिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू नोटिस। अभी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ध्यान सुनने के बाद रीड कर लेते हैं बस। या फेलियर इन फाइलिंग द रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या फेलियर टू अपॉइंट केएमपी। अब इंपॉर्टेंट क्या, ध्यान सुनना, ये जो ट्रांजेक्शन्स मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें पेनल्टी साथ में लग रहा है। नॉन कंप्लायंस हुआ पेनल्टी लग रहा है, एजीएम नहीं किया पेनल्टी लग गया। लेकिन अब जब कंपनी को पता है कि हमसे गलती हो गया ये, तो ऐसे केसेस में कंपाउंडिंग अथॉरिटी को अप्रोच करके वो क्या कर सकता है, कंपाउंड करा सकता है और पेनल्टी से बच जाएगा। जैसे समझो, सपोज करो एक बार के लिए इनमें से किसी ट्रांजेक्शन के लिए आरओसी ने 1 लाख रुपीस का पेनल्टी लगा दिया, पेनल्टी बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपने कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाई आरडी के पास में, आरडी ने कंसीडर किया और आरडी ने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, आप 25,000 रुपीज कंपाउंडिंग फी पे कीजिएगा और आप जाओ, निकलो यहां से। देखो दोबारा सवाल मत दिखाना, ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है, मुझे कहना चाह रहा हूं। और 3 साल तक दोबारा ऐसी हरकत मत करना, बात पकड़ में आ रहा है। फर्स्ट कंपाउंड कर दिया है, 3 साल तक अपनी शक्ल मत दिखाना। सर ठीक है 3 साल बाद आ जाओ, हाँ 3 साल बाद आ जाना, सेम ऑफेंस के लिए 3 साल तक मत आ जाना, और करो कुछ और वायलेशन वगैरह करो, ये सेम थोड़ा ना रिपीट करते रहो, अच्छा लगेगा ऐसे नहीं। बात पकड़ में आ रहा है, सच में समझा रहे हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है कि जनरली कंपनी इसलिए अप्रोच करता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे कि आप एडवाइस करेंगे, डिपेंड्स ऑन कि आप ट्रांजैक्शन देखेंगे, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन जो आपके सामने दे रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसका ध्यान रखें, चाहे वो मेरे साथ बोल लो भाई, ध्यान रखने का तरीका क्या है बोल लो। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को सेक्शंस याद हो जाते हैं, मैं इसलिए यहाँ पे बार बार सेक्शंस नहीं बोला, जिन बच्चों को सेक्शंस याद हो जाते हैं बहुत सी बात है। कुछ को लगता है सेक्शंस मुझे याद नहीं होता, और कोई ये कहता है कि सेक्शंस अगर तुमने अच्छे से याद नहीं करे तो तुम्हारा फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में आपके पास में बेयर एक्स होते हैं और फिर आप प्रैक्टिस में जब आते हैं तो आपको सेक्शंस लर्न होते चले जाते हैं, ठीक है, रेगुलरली आप जब देखते हैं। इसलिए हाँ, एग्जाम में थोड़ा हम कह सकते हैं इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है कि अच्छा आपका आंसर बहुत इंप्रेसिव हो जाता है अगर आप सेक्शंस के रेफरेंस लिखते हैं। तो मैं ये भी कह रहा हूँ साथ के साथ में, जिन्हें याद नहीं होते हैं वो गलत तो लिख के ही नहीं आए ना, गलत लिखने से बचना। तो सेक्शन अगर याद हो जाते हैं वेल एंड गुड, एटलीस्ट खास तौर से टाइटल्स तो याद रहें। जैसे अभी हमने क्या क्या ध्यान रखना है कि भैया सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 क्या कह रहा था कि अगर नॉन कंप्लायंस हुआ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर आपने कोई नोटिस नहीं दिया रजिस्ट्रार को रिस्पेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर होल्डिंग नहीं किया आपने अपना एजीएम टाइमली, या आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स नहीं किया था, या आपने ये रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट्स फाइल नहीं किए हैं, या फिर आपने केएमपीज को अपॉइंट नहीं किया, ऐसे केसेस के अंदर या देखिए कंपाउंड हो सकती है। केसेस ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कि आरडी कितना कर सकता है, 25 लाख हमने बात किया था, खैर अभी उसको बाद में करेंगे, ये मैं पहले कर चुका हूं डिटेल में डिस्कस ना। 447 का डेफिनेशन अभी हमने अभी आपके सामने ही यहां से प्रस्तुत किया था एमसी की वेबसाइट से, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे समझा होगा, ठीक है। ऑलराइट सर, अब ये सारा बातें मैंने उसमें कवर कर लिया है, उसमें मीन था ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी इन रिपोर्टिंग। भाई रिपोर्टिंग अभी लेटेस्ट पढ़ाई है कि क्या ड्यूटी बनता है। 1 करोड़ एंड अबव का अमाउंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, उसका रिपोर्टिंग प्रोसेस सारा समझा रखा है। उससे कम का है 1 करोड़ से कम का डायरेक्टर्स को करना है, ऑडिट कमेटी को करना है, कितने टाइम में करना है, डायरेक्टर्स कमेटी को विद इन 2 डेज के अंदर करना है। सब मैंने अभी रिसेंट क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो समझो, हु कैन कमिट फ्रॉड ऑन कंपनी एंड व्हाई? हु कैन, अरे भाई कौन करेगा, ध्यान से सुनते जाना। कोई बाहर वाला की फ्रॉड कर जाएगा, कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा किससे है? अपनों से। देखो एक इंटरेस्टिंग मैं तुमको लैंग्वेज ही बता रहा हूं, एग्जाम में हो सकता है तुमको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, भरोसा नहीं है। देखो, देयर मे इवन बी Robinhood fraudsters who believe they are just increasing the balance in the society by defrauding the rich and bringing the benefits to less fortunate. साउथ इंडियन मूवीज तो दिखाते हैं ना, एक खतरनाक सा हीरो सर पे बांधा हुआ पट्टी और वो पहुंच गया कि गरीबों को मैं भला करूंगा, कैसे अमीरों को लूट कर और गरीबों का भला करूंगा। भाई ऐसा है,
कर लियो, लेकिन क्या है ना, वो क्राइम ही है। आपने देखा था ना मूवी एक गब्बर आई थी, है ना, अक्षय कुमार की, वो अच्छा दिखाया, सब कुछ दिखाया, जनता खुश थी, सोसाइटी को लगा कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लास्ट में उसमें एक चीज दिखानी जरूरी थी कंपनी, आई मीन मूवी के अंदर, क्या कि यू नो लेटर ऑन वो जाके सरेंडर कर देता है, फिर उसको ऑफकोर्स है ना फांसी वसी हो जाता है। क्यों भाई, अगर सारे के सारे ही रॉबिन हुड बन गए, समझ में आ रहा है, तो ये सारे के सारे रॉबिन हुड सोसाइटी नाम की चीज को गायब कर देंगे, इतना बैलेंस ला देंगे, आप समझ रहे हैं ना। जस्ट आई वांट टू से दैट कि एक एग्जामिनर पूछ सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड, बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर हम बात करेंगे, ध्यान सुनना, अरे क्या दिक्कत है, चलो यार, चलिए देखो, आओ एक मिनट आओ, देखो अगर फ्रॉड बाय प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हो रहा होगा तो किन लोगों को ये इंपैक्ट करेगा, ध्यान सुनना, किन लोगों को ज्यादा इंपैक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, चल जा यार, हाँ गुड, इन्वेस्टर्स के साथ में फिर प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हो सकता है, लैंडर्स, कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। कैसे इन्वेस्टर से, कैसे कि पता लगा जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो गलत प्रोस्पेक्ट्स बता रखे हैं, लोगों को गलत प्रोस्पेक्ट्स बता रखे हैं, लोगों को कह रखा कि आपका जो पैसा है हम फॉरेन कोलैबोरेशंस कर रहे हैं बहुत बड़ी, और वहां जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक ऐसी मशीनरी बन रही है, वो ऐसी मशीनरी बन रही है जिसमें यहां से आलू डालो और वहां से सोना निकलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सो ये क्या है कि बता किस क्या रहा जा रहा है, और इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं और लगाया जा रहा है। लैंडर्स, अच्छा ऐसा पैसा लेके करते भी क्या है, जो इन्वेस्टर्स इस तरह का पैसा ले लिए ना, यही मार्केट में क्या होता है, डिमांड बढ़ा देता है, क्योंकि अपने शेयर की प्राइसेस को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसी पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, जैसे पैसा आया उसी को घुमाकर क्या करा, शफलिंग करके कहीं और से इन्वेस्ट अपनी सिक्योरिटीज में लगा, सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया तो बूम आया, बूम आया तो लोग कहेंगे अरे वाह इस कंपनी में ट्रेड कितना अच्छा जा रहा है, और उसके भरोसे और लोग पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही लैंडर्स को बोला गया कि कंपनी ना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, जी हाँ, बड़ी बड़ी मशीनरीज जो जापान से हमने ऑर्डर की हुई है उसके लिए हम आपसे ही पैसा ले रहे हैं। पर्पस बताया क्या लैंडर को, और पैसा कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज किया जा रहा है। कस्टमर्स को फ्रॉड कैसे होगा जी, गुड्स या सर्विसेज में जैसा प्रोमिसेस है वैसी सर्विसेज या गुड्स नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आपका खरोच भी आ गया ना तो 1 करोड़ रुपया का हम इंडेमनीफाई करेंगे, आपको 1 करोड़ रुपए का क्लेम अब भी के भी ले जाओ, और पता लगा 1 करोड़ छोड़ो 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट को, जैसे आपने सुना होगा GST फ्रॉड अभी रिसेंट में हुआ था, गलत इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके अंधेरे में रखना, टैक्स एविएशन करना, ये सब क्या है, फ्रॉड। तो जनरली प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स किस तरह के फ्रॉड्स कर सकते हैं, या तो इन्वेस्टर्स को फ्रॉड करेंगे, चीट करेंगे, या फिर लैंडर्स को करेंगे, मेरे साथ बोलो ना भाई, कस्टमर्स को करेंगे, या फिर गवर्नमेंट को। अब पहला फटाक से याद करते हैं, देखो क्या कर रहा है, कह रहा है डिसीविंग इन्वेस्टर्स, डिसीविंग लैंडर्स, डिसीविंग कस्टमर्स, डिसीविंग गवर्नमेंट। लेट्स स्टार्ट विद दिस। Deceiving investors, making them invest in the company on the basis of fraudulent documents or financial statements or false assurance or Ponzi schemes. Funds procured in this way will generally not use for the purpose stated in the investors. Now, senior management get typically involved in this fraud, and this can also be improve the share prices since big investment will give the impression of the demand for shares. Promoters who tend to hold a large stake in the company can benefit from this. शारदा सिक फंड स्कैम्स, जैसे ध्यान सुनना, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिएगा अब कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है, इन लोगों से पैसा लिया, इसी पैसे को लेके वापस अपने ही कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज करने में लगा दी, जबकि अलाउड नहीं है, आप समझना इस बात को, लगा दिया उसको, ठीक है। इससे क्या हुआ, शेयर का प्राइस हाई हो गया, तो जिस बंदे ने, मतलब प्रमोटर लोगों ने ना 100 रुपए का शेयर पे होल्डिंग किया होता, वो शेयर का प्राइस कहां पहुंच गया, अंबुजा सीमेंट का केस याद है, हर्षद मेहता वाला, उम्मीद कर रहा हूं याद होगा। सो ऐसे केस में क्या होगा, 100 रुपए वाला शेयर कहां पहुंच रहा है, 1000। अभी अडानी का केस देख लो यार, सब छोड़ो, ठीक है, सबको पता है। सो शेयर कहां पहुंच गया, 100 रुपए से 1000, 2000, इधर एग्जिट मार गया प्रमोटर, या सेल कर दिया, एग्जिट नहीं करेगा, एग्जिट तो करने देंगे नहीं ना, पकड़ में आएगा तो क्या करेगा, अपना होल्डिंग बेचेगा, इधर पैसा बनाया, चलो बाय बाय। ऐसा हुआ है ना, सामने लिखा हुआ है भाई, मैं तो बना नहीं रहा हूं, अपने मन से तो बना नहीं रहा हूं, तुम्हारे सामने रेफरेंस लिखा हुआ है, ज्यादा अच्छा है तो गूगल पे जाके पढ़ के देखो एक बार। चल आगे देखते हैं। डिसीविंग लैंडर्स, बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू लैंड मनी टू कंपनी
can be then be used for purpose other than those stated to the lenders. किंगफिशर एयरलाइंस एंड IDBI अच्छे से याद होंगे केसेस, खूब अपने हर क्लास में चिक के इनका नाम बताते रहते हैं हम आपको. डिसीविंग कस्टमर्स कैसे करें? By devising the schemes and give the customers an incorrect impression about the products and services. या फिर deceiving regulators या governments by false submission or reporting of tax evasions mechanism written. आप ये रिसेंट GST फ्रॉड जब बोल रहे थे एग्जांपल में. सो आई होप पहले तो पकड़ में आ गया होगा बाय प्रमोटर डायरेक्टर कैसे हो सकता है. डिसीविंग द इन्वेस्टर्स, डिसीविंग बोलो ना यार, डिसीविंग इन्वेस्टर्स, डिसीविंग कस्टमर्स, डिसीविंग गवर्नमेंट्स, डिसीविंग लैंडर. ऑलराइट, नाउ बाय सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज. अब सीनियर मैनेजमेंट में कहां चुपचाप रहेगा? ये तो प्रमोटर लोगों पे, प्रमोटर डायरेक्टर लेवल पे थोड़ा बड़ा लेवल का फ्रॉड है. हाँ, कस्टमर्स को लूटेंगे, रेगुलेटर को लूटेंगे, हाँ, या फिर देखो समझो जो मैं एग्जांपल दिए ना, दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा है, ये मजाक मत ले जाना, ये अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही लेवल पे पूछ सकते हैं. प्रमोटर किस तरह से कर सकता है या डायरेक्टर कैसे कर सकते हैं. लेकिन जब हम बात करेंगे कहां पे सीनियर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, तो यहां थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा मामला. कैसे समझो? कहता है गेटिंग अ किकबैक समझते हो, लाइक अ काइंड ऑफ ब्राइब, back of any sort from suppliers of the company or a lender who lands at rate higher than the market rate. और जो बीच में पैसा बचेगा वो अपना प्रॉफिट. क्या होता समझो, बाहर सप्लायर पता है कि सप्लायर कह रहा है कि भाई साहब हमारी कंपनी से ऑर्डर करो, और कंपनी का जो परचेज डिपार्टमेंट है, ध्यान सुनना, कंपनी का जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पावर है परचेज करने की. ठीक है सर, उसने सप्लायर से परचेज कर लिया अपनी पावर के अकॉर्डिंग, हम जो भी इसको रॉ मटेरियल परचेज करना, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो परचेज कर लिया अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, अब वहां उसे पता है कि क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी वो परचेज कर रहा है क्योंकि यहाँ क्या है, किकबैक, राइट, गेटिंग अ किकबैक ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉम एनी सप्लायर. और को ये लैंडर से बोला, हाई रेट पे लैंडर से इंटरेस्ट ले रहा है, इधर अपना कमीशन बना रहा है. Payment systems or identity theft fraud by the employees. This can include making the fake payments to related parties or other fictitious entities for work that may have not been done at all. पकड़ में आया कि आपने बिलिंग करके शो कर दिया कि सर एक्चुअली ना कंपनी में प्रॉब्लम क्या आया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का सर कुछ प्रॉब्लम था, तो उसकी वायरिंग वगैरह चेंज करवाई है और इसमें ये इतना काम किया है, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया था उसमें ये काम करवाया है सर, उसमें खर्चा हो गया हमारा. लेकिन ना असलियत में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, फेक बिलिंग तैयार करके सबमिट कर दी और पैसा निकाल लिया. एम्प्लॉय लोग ऐसा करता है सर, ऐसा होता है क्या? रियल में होता है. तुम आओ तो यार मेरा बच्चा लोग, तुम फील्ड में आओ, तुम्हें बहुत सारे एक्सपेंसेस होने हैं, डरा नहीं रहे, तुम्हारी तो ड्यूटी है भाई ऐसी चीजों को रोकना पकड़ना. ठीक है, आओ आगे देखते हैं. जनरली कहाँ होता है ऐसा? अकाउंटिंग है, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे डिपार्टमेंट में ज्यादातर ऐसा होता है, और रियल एग्जांपल्स हैं ये. नाउ स्टीलिंग एंड लीकिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू सिक्योर द पर्सनल बेनिफिट्स. जी हाँ, कॉम्पिटिटर कह रहा है सुन, एम्प्लॉय ने उसका बोला हाँ सर सुन ऐसा है, हमको बता इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, कौन कौन से इसका लोगों का सप्लायर लोग कौन है, इसका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. और इधर कॉम्पिटिटर कह रहे हैं हम देखो पैसा देंगे ना. Securing, stealing and leaking the confidential information. Outright, the forgery where the employee can use signature of the manager and directors can make the transaction for personal benefits. वे for signature करके ही benefit लिया जा रहा है. या stealing company products बहुत होता है ऐसा, ठीक है. Every so often using these personal benefits of course, and this can happen in the case of factory employees involved the bulk production of standardized items. Real है ये. In my experience में जब cost audit किए हुए हैं ना different of companies, so मैंने ज़्यादातर ये observe किया है कि, और मैंने अपने visits में ज्यादातर देखा कि फैक्ट्री में काम सबसे ज्यादा होता है, प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि वहां पर ना अच्छा लैक ऑफ कंट्रोल है. सबका जड़ क्या है? लैक ऑफ कंट्रोल. उसके अभी सॉल्यूशन भी दूंगा, सारी प्रॉब्लम बता रहा हूं तो चिंता मत करो, सॉल्यूशन भी दूंगा. एग्जामिनर हो सकता है तुम सॉल्यूशन पूछ ले इस बारे में, तो ध्यान रखना इस बात का. ठीक है, चलिए ये तो सिंपल सा है रे. पनिशमेंट फॉर फ्रॉड कौन सेक्शन है? 447. देखो जैसे आ रहा है, अब देखिए मजे की बात देखो. फ्रॉड बाय प्रमोटर ऑब्लिक डायरेक्टर्स. इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा रीड कर लें, इंपॉर्टेंट रीड कर लेंगे. डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म in the best interest of the company. However, kind of power that they wield in the functioning of the company put them in a position where it is not difficult for them to blend the rules. It is difficult to have an entire board of directors against of the fraudulent activities, but it is possible that even a single director's intention to gain undue advantage out of the stakeholders' money can result in a fraud of significant amount. और एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अगर अकेला एक डायरेक्टर फ्रॉड करता है तो क्या होगा? सब डायरेक्टर लोग लायबल होगा.
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। देखो यहीं से बन गया, विल फ्रॉड बाय जस्ट वन डायरेक्टर मेक द अदर डायरेक्टर्स लायबल? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड एक्चुअली कहा जाए ना, क्योंकि आपने देखा होगा ना, हम पढ़ते जब भी हैं लैंग्वेज में तो मजे की बात ये आती है कि जब हम बोलते हैं ना फ्रॉड हुआ तो कहते हैं लायबल, ऐसे वर्ड यूज करते हैं लायबल। कौन लायबल होगा? कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट जब ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब मजे की बात है ऑफिसर इन डिफॉल्ट में तो भैया हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ अच्छे से कि ये डायरेक्टर लोग भी आ रहा है, केएमपी भी आ रहा है, ठीक है, शेडो डायरेक्टर भी आ रहा है, मतलब आई होप आपको याद होगा, अभी रिसेंट क्लास में बताया था ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है। अब ध्यान सुनना, कर कोई रहा है भर कोई रहा है, सर ऐसा होगा? सिर्फ 447 तो आते ही एकदम धमकी दे गया, हाँ ऐसा भी कह रहा है। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझनी होंगी, क्योंकि हमने अब तक ध्यान से देखा कि कंपनी के डे टू डे फंक्शन में, बोलो ना डे टू डे फंक्शंस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये तो इन्वॉल्व होता ही होता है, लेकिन दूसरी समस्या ये है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बोलो ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ध्यान से बोलो जल्दी जल्दी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये तो डे टू डे के फंक्शंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो क्या ये लायबल नहीं होगा? या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हाँ तो क्या करा जाए कि ये लायबल नहीं होंगे? लैंग्वेज में क्या लिखा होता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्या लोग ऑफिसर नहीं है? क्या ये लोग ऑफिसर नहीं है? क्या करें सर, लायबल होगा क्या? हाँ, लेकिन ध्यान सुनना, इस पे ही कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट समझानी है बड़ी ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल पे योर एंटायर अटेंशन। देखो हम ये मान के चलते हैं ऐसे केसेस के अंदर कि, ध्यान सुनना एक बार और, एक बात इंपॉर्टेंट बताना भूल गया कि ये मान के चलते हैं कि जो डायरेक्टर अवेयर है, क्या कह रहे हैं? जो डायरेक्टर, चल जा यार, अवेयर है, ठीक है, जो डायरेक्टर अवेयर है, सीधा बात करते हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टर अवेयर है वो लोग लायबल होगा किसी तरह का अगर फ्रॉड हो रहा है कंपनी में और डायरेक्टर अवेयर है, ठीक है, मीटिंग अटेंड किया उसने और मीटिंग अटेंड कर रहा है, भले उसने अपनी कंसेंट नहीं दी है लेकिन अवेयर तो थे, बोला हाँ सर पता तो था हमको, तो बोला क्यों नहीं सर ऐसे ही, तो चलो आओ 447 पद पकड़ मारा है। ध्यान सुनना, देखो आओ, इसलिए रीड करवा रहा हूँ इस पैराग्राफ से, पहला ग्राफ ये वाला जो है मैंने बोल दिया अभी आपको ना, अब मैं यहां समझाता हूं। द मैथड ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर, दिस मस्ट बी ईदर बाय पार्टिसिपेटिंग इन बोर्ड प्रोसीडिंग्स विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू द सेम। अब आप अवेयर थे तो आप लायबल हो रहे हो, समझना 447 आप लायबल हो रहे हो। आप मीटिंग में आए थे, बोले हाँ आया था, ऑब्जेक्शन रेज किया, नहीं लायबल हो गए। ऑब्जेक्शन रेज करते तो अभी बताऊंगा उसका भी सॉल्यूशन क्या है। इवन बाय वर्च्यू ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, या फिर बोर्ड मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसके आपने मिनट्स रीड किए और फिर भी चुप थे, हाँ ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, बोले नहीं, क्या कर सकता था? ऑब्जेक्शन रेज करते तो क्या कर लेता? ऑब्जेक्शन रेज करते तो आपको 447 में घसीट के नहीं ले आते सर। उसमें क्या करना होता है, आपको ना इंटीमेशन देना होता है, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करते, पद पकड़ मारा है, ओके। कहते प्रोसीडिंग्स द बोर्ड कैन नॉर्मली बी अंडरस्टूड टू मीन मिनट्स, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है वो मिनट्स में लिखी हुई है, बट इट कैन ऑल्सो इंक्लूड बोर्ड पेपर। वॉट इफ an independent director receive board paper relating to details of annual financial statements? Often board papers can be bulky that they comprise of an entire level files, मतलब बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ता मैं इतना कुछ, ये बात भी सवाल सही है। Can the director be expected to reasonably read everything, and will this prove his awareness of the fraud? There are some cautions to be pondered. Resignation, देखो अब समझना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने ये कहा आपसे कि बहुत कुछ था सर पढ़ने के लिए, बट मैं कैसे सब कुछ देखता, देखिए समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है, अब उसकी अप्रूवल रिलेटेड पार्टी कौन है, डिस्क्लोजर डायरेक्टर से है नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना। आप थॉरली नहीं गए लेकिन एटलीस्ट आपने ये तो ध्यान दिया होगा, बात पकड़ में आ रहा है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पास बोर्ड पेपर आया था लेकिन मैंने नहीं देखा था, मेरे को मिनट्स तो मिली थी पर मैंने पढ़ा नहीं था, ये नहीं चलेगा रे। Resignation may seem to be an immediate recourse to non-executive director. अब ऐसा एक तरीका भी है कि लग रहा है कंपनी फ्रॉड हो रहा है, नॉन एग्जिट डायरेक्टर ने कहा मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, छोड़ो मैं तो नहीं करूंगा उस कंपनी में जॉब, तो बेटा बच नहीं गए तुम। ड्यूरिंग योर टेन्योर अगर कोई किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, स्टिल यू विल बी लायबल,
but it does not absolve someone from liability, since the provision section 160(2) कहता है क्या, clearly provides that a director who has resigned shall be liable even after his resignation for the offense which occurred during his tenure. Now here, where the attendance register, board paper, minutes which you thought were mundane suddenly become the relevant. Attendance at the board meeting promptly brings a director within the awareness. सब के सब केसेस के लिए बहुत सी चीजें हैं, समझ लो उसको. मीटिंग में अटेंडेंस सही सर, हाँ आप मीटिंग में आए थे नहीं तो अटेंडेंस में तो सही नहीं आपका, हाँ सर वो आप पकड़ में आ रहा है ना, तो ये सब अवेयरनेस के पार्ट्स हैं. Preview discuss about a recording of who attend a meeting where did not participate in the discussion, voting and where they dissented in very relevant to fixing the liability. अब मीटिंग में आप आए नहीं थे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपके पास नॉलेज नहीं अलग सब, तो लेकिन सारे सर्कमस्टेंसेस प्रूव कर रहे हैं कि आप अवेयर थे. ये सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस क्या बता रहे हैं, आप अवेयर थे और आपने अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया आप लायबल होंगे. अब देखो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज आ गई है, SS1 में लिखा हुआ है, देखो कहीं और नहीं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है. क्या कहता है, मीटिंग ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्स दैट draft minutes need to be circulated to all members of the board of directors, not only those who attend the meeting. Thus, the proceeding of board can be available even to those who did not attend the meeting, and they can therefore be considered to be aware of the contravention. It certainly makes sense to your minutes fairly detailed, and also for directors who receive the draft to read it thoroughly. पकड़ मारा है तो ये कैसे बन जाएगा कि मिनट्स आपने पढ़े ही नहीं. अगर आपको इस प्रोसीडिंग रिसिप्ट्स हो रही हैं, मतलब आपके पास मिनट्स हैं, सर्कुलेट किए जा रहे हैं और आपने पढ़े नहीं और आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं है. ये आपका क्या मान जाएगा, अवेयर थे. ठीक है, अब ये अलग कौन सा देखो इंसिडेंट हो गया कि जब उसको ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट किए गए, वो आईसीयू मैनेजमेंट था, वो इंडिया के बाहर था, उसके पास नॉलेज ही नहीं थी इस फैक्ट की ऐसा कुछ हुआ है, तो एक अलग पार्ट है. अदरवाइज आपके पास मिनट सर्कुलेट हुए और आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर हो गया गड़बड़ आपके साथ में. In a fraud by a director, company, a fraudster or victim, important है वाला भी. When director are acting, वो बहुत इंपॉर्टेंट कह दूं मैं, इंपॉर्टेंट भी कहना गलत होगा, मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट समझना इसको, क्योंकि ये रीड करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरली बहुत सारे को. When director are acting on behalf of the company, if they deceive the third parties, the company will also be penalized for this. ये हम जानते हैं अच्छे से कि अगर, ध्यान सुनते जाओ फटाफट से, A लिमिटेड के डायरेक्टर मान लो मिस्टर A एंड B एंड C ने मिलकर मिस्टर एक्स को फ्रॉड किया, मिस्टर एक्स ने फ्रॉड किया. ठीक है, जूम कर लो. ठीक है, अब ध्यान सुनना, फ्रॉड किया ना, लायबिलिटी जो है ना यहाँ पर दोनों की बनेगी, कंपनी की भी और डायरेक्टर्स की भी. आप कहोगे सर करे कोई भरे कोई, क्यों, कंपनी की क्या लायबिलिटी इसमें समझना पहले ध्यान से. एट द फर्स्ट सेंस लेजिस्लेशन से प्रोविजन क्या रखा, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल, लेकिन लेटर ऑन कंपनी क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है, ऑफ कोर्स डैमेजेस डिमांड कर सकती है, किससे, इन तीनों डायरेक्टर से. ये बात सिंपल सी और ये अपनी बुद्धि में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके लिए क्या. सो देखो यहाँ पे आओ फटाफट से. In most legislation, the section speaking about an offense by company simply implicates the company and the officer in default. Although the company might be able to recover the loss from the directors, this would be at later stage. Initially, the company will have to make the losses of the third parties or pay the penalties for the violations. Clear एकदम. जैसे यहाँ क्या रखा, in the UK, Court of Appeal decided that where the directors had acted to deprive the company of its assets, thus they made a default in a VAT payments to UK HMRC. हाँ जी, आपको याद होगा, Her Majesty Queen of British, Her Majesty. एंड जो आ रही है कि हम जो बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली हम कहते हैं रेवेन्यू एंड कस्टम. R stands for revenue and C stands for custom. The company was a victim and did have claim towards a breach of the fiduciary duties owed to its director. वो later on फिर of course से claim करेगा. Consequences of fraud, ये भी important है यार, खतरनाक आ रहे हैं, सब खतरनाक आ रहे हैं. सेक्शन 447 हमने डिस्कस कर लिया, चिंता मत करो, नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा बच्चा नहीं पढ़ा रहा. आपने क्या करना है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ जो लास्ट में दो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट समझाने के लिए ना. आप देखिएगा 447 के अंदर अगर कोई डायरेक्टर फंस गया 447 के अंदर, और उसमें आपने देखा होगा उसमें इम्प्रिजनमेंट का बात किया जा रहा है, जिसमें मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स है. ठीक है, अब मैं बार बार डिटेल में नहीं बोलूंगा, उम्मीद पकड़ में आ रहा होगा 6 मंथ किसमें कह रहा हूं. अब अगर यहाँ किसी डायरेक्टर पे अगर लग गया 6 मंथ,
का imprisonment, section 164 subsection 1 attract होता है Companies Act, disqualification of director. It is not just about penalty that is relevant. If a director is found to be guilty of fraud and sentenced to imprisonment for 6 months or more, it would need to wait for 5 years to over the period of sentence to become a director of the other company. ये और दिक्कत हो गया, 6 महीने का जेल हो, 6 महीने के बाद आ गए, फिर उसके बाद में अभी 5 साल और इंतजार करो बैठ के, तब डायरेक्टर बन सकते हो। और अगर उससे ज्यादा का सजा हो गया ना, आपको याद होगा कि ज्यादा का मतलब इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 7 years और मोर ना, कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये 447 का कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हो? सेक्शन 447 के अंदर तो जो पेनल्टीज है वो तो भर ही रहा है बेचारा क्यों कंफर्ट किया तो बेचारा तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, मतलब 447 तो लग ही रहा है। साथ साथ सेक्शन यहां पर 164 ऑफ कंपनीज और आ गया, वो डिस्क्वालिफिकेशन दे जाएगा डायरेक्टर को, याद रहेगा। सर अब सब इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब सर हमको सॉल्यूशन दे दीजिएगा, इस फ्रॉड को रोका कैसे जाए। देखो एक मजे की बात है, यहाँ पे एक लैंग्वेज बड़ी सी लिखी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉड फ्रॉम स्पाउटिंग ना बढ़ने से, जैसे बढ़ता जाए ना, इसको रोका कैसे जाए। तो इसके लिए हमने नहीं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ताकि आप क्या कर सकें, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को रोक सकें। आइए डिस्कस करते हैं, चलिए लगाते हैं कोशिश कैसे इनको रोका जाए। अब देखो पहले पॉइंट्स याद करते हैं, समझते हैं, फिर डिटेल में चल जाएंगे, ठीक है। कहते हैं सेफगार्डिंग स्ट्रेटजी फॉर फ्रॉड कॉर्पोरेट कल्चर, सेफगार्डिंग स्ट्रेटजी फॉर फ्रॉड कॉर्पोरेट कल्चर, सेफगार्डिंग स्ट्रेटजी फॉर फ्रॉड, सेफगार्डिंग स्ट्रेटजी फॉर फ्रॉड कॉर्पोरेट कल्चर। एक बार वापस देखो याद करना है, इस सेशन में कम से कम टाइम इस्तेमाल होगा, बाद में रिवाइज करने में, अभी याद करना है ना। सेफगार्डिंग स्ट्रेटजी फॉर फ्रॉड कॉर्पोरेट कल्चर, पहला एक पॉइंट यहां से ले दो फटाफट से। देखो कहता है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर इज द प्रीरिक्विजिट्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर जैसे फिक्स द सर्टेन प्रोसेस एंड पॉलिसीज टू गवर्न द एम्प्लॉइज, कैसे एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया जाएगा, किन एम्प्लॉयज का सिलेक्शन होगा, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैसे होंगी, लॉग इन लॉग ऑफ टाइम क्या होगा, किस इंफॉर्मेशन को वो एसेस कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन वो एसेस नहीं कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है। जैसे मेंटेन द अकाउंटेबल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग मैनेजर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लिमिटेशन मस्ट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। एंड अगर कंपनी में किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो उसके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, बोलो सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि दिस क्रिएट्स द मैसेज टू ऑल दोज फ्रॉडस्टर्स की ताकि भैया ऐसी गलती करने से बच के रहना। ऑलराइट, सो पहली बात समझ में आया। कह रहा प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज अबाउट द अनडॉक्यूमेंटेड पॉलिसी, डिफाइनिंग फ्रॉड, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ मेजर्स बिफोर इंप्लीमेंटेशन। देखो ट्रेनिंग में क्या होगा, खासतौर से बताया जाएगा कि अगर आपके डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो आप विसल ब्लोअर का इस्तेमाल कीजिएगा, आप चेयरमैन को अप्रोच कीजिएगा। इससे क्या ना उनमें एक फेथ आता है कि कंपनी में इस तरह की प्रैक्टिसेस बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बात पकड़ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये भाषण दे रहा हो वो खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, ठीक है। स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेकिंग, यूजुअली कब जब डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स की जा रही हो तो उनके लिए प्रॉपर्ली उनका स्क्रीनिंग और उनकी बैकग्राउंड चेक होना जरूरी है। जैसे कई बार देखा गया है कि मान लीजिए अगर आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, अगर वो पर्सन जो है वो पहले से ही किसी ना किसी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज में रहा है, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई फॉरेन नेशनल्स है, ठीक है, कोई विदेशी है जी, आपने उसको अपॉइंट कर लिया और वो पता लगा कि यू नो वो क्रिमिनल्स करते भी हैं कि एक कंट्री छोड़ा दूसरा कंट्री में चले गए, वहां अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं, फिर वहां जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बट नेचर में उसके क्या है, फ्रॉड करना। तो इसलिए स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेकिंग बोर्ड डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट से पहले अच्छे से होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी के अंदर होना चाहिए। यू नो व्हाट, ये ऑब्जर्व भी किया गया है खास तौर से जिन कंपनीज में स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रहता है वहां यूजुअली 29% तक फ्रॉड कंट्रोल होते हैं, वहां पे कम होते हैं फ्रॉड्स, ठीक है। इवन लेटर ऑन ये भी देखा गया कि कंपनीज एक्ट ने, जी हाँ, और सेबी एलओडीआर ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे विकास करी कि भैया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपकी कंपनी में प्रॉपर्ली स्टैब्लिश है या नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात को आपको इंश्योर करना होगा। विसल ब्लोअर, हमने देखा कि विसल ब्लोअर के अंदर हमने देखा है क्या
कि जो भी किसी भी तरीका फ्रॉड हो रहा है और कोई ऐसा बंदा है जो विक्टिम है, मतलब उसके साथ में एम्प्लॉय को जबरदस्ती डाल देगा उसके अंदर, वो डायरेक्टली किसको अप्रोच कर सकता है? ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को। ऐसे ही रिम्यूनरेशन, अब रिम्यूनरेशन सर कैसे फ्रॉड करवाएगी? समझिएगा, अगर कंपनी में कम रिम्यूनरेशन दी जा रही है, वो बेचारे रात दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जानते हुए रिम्यूनरेशन कम दी जा रही है डायरेक्टर्स वगैरह को, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि फ्रॉड उन कंपनीज में ज्यादा होते हैं। सो एक प्रॉपर स्केल ऑफ रिम्यूनरेशन होना चाहिए ताकि वो लोगों को ऐसा ना लगे कि भैया हमारा मिसयूज किया जा रहा है। एग्जिट चेक्स, बेसिकली जब भी कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, याद रखिएगा एम्प्लॉय, और उसको अच्छे तरह से रिम्यूनरेट किया जा रहा होता है, तो चांसेस कहीं ना कहीं होते हैं कि फ्रॉड ना हो। ऐसे टाइम में उसके इंटरव्यूज कंडक्ट करने चाहिए। इंटरव्यू का मतलब अभी सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ फॉर द क्लॉबैक्स, क्लॉबैक्स का मतलब यहां पर इस बात से है कि एक पॉलिसी इस तरह की रखी जाए, इस तरह का क्लॉज रखा जाए कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी गेन, अनड्यू गेन अगर किसी भी एम्प्लॉय ने ले लिया है तो उससे रिकवर किया जा सके। ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट ऑडिट, जिसे हम बोलते हैं जनरली सरप्राइज ऑडिट। सरप्राइज ऑडिट का मतलब क्या है कि अगर आप बता के ऑडिट करने जाएंगे, आपको सोचने वाली बात है, तो सामने वाला तैयार हो जाएगा। सोच के देखो, कहीं पर चोरी हो रही है हैं? और आप पुलिस को पहले बोल जा रहे हो सर आज मैं चोरी करने जा रहा हूं। ये मूवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं कह रहे हैं यहाँ पे ना कि धूम आपको याद आ जाए आपके माइंड पे। ठीक है, तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी सरप्राइज ऑडिट होगा तो ये एक अपने आप में ही इंडिपेंडेंट ऑडिट जो है बेसिकली फ्रॉड को कहीं ना कहीं रोकने का काम करती है, जिससे एक एम्प्लॉयज में एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि भाई ऐसी ऑडिट कभी भी हो सकती है, तो अगर हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे हमारे लिए ठीक नहीं है। ऑपरेशनल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बिकॉज एम्प्लॉयज को अगर पता रहे कि भैया उसकी रिपोर्टिंग के थ्रू उसका सीनियर, ठीक है, रिपोर्टिंग में सीनियर वगैरह सब देख रहे हैं कि जो वर्क एक्टिविटी हो रही है। प्रैक्टिकली जैसे मैंने देखा कि कंपनी में आपने देखा होगा जब मेल किया जाता है, सीसी और बीसी का यूज किया जाता है, जिसमें जनरली एक मैनेजमेंट के, जी हाँ, जैसे सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर लिया गया, डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया गया, तो इससे रिपोर्टिंग में सबके पास वो खबर जा रहा है। तो ऑपरेशनल रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की आप हेल्प ले सकते हैं ताकि वो इसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं फ्रॉड के, मतलब फ्रॉड करने में नहीं, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में। उनकी भी एडवाइस से कहीं ना कहीं आप अपने आप की कंपनी को फ्रॉड से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। सो दीज आर सम 9 पॉइंट्स। एक बार बोल के फटाफट याद कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं उनकी डिटेल में बहुत नहीं जाना, बट एटलीस्ट जो मैंने बताया इतना तो याद रखना। क्या क्या? सेफ गार्डिंग स्ट्रेटेजी फॉर फ्रॉड, कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, अभी हमने इसको सीखा। फिर स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेकिंग, फिर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होनी चाहिए, विसल ब्लोइंग होनी चाहिए, रिम्यूनरेशन, प्रॉपर रिम्यूनरेशन दी जानी चाहिए उनको, ठीक है। एग्जिट चेक्स एंड क्लॉज बैक, इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑडिट की जाए, ऑपरेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ये 9 पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आया तो 5 to 6 मार्क्स के लिए अकेला ही क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन बनता है, आ सकता है, हल्के में ना लेके जाएं, ठीक है। अगर भी जो समझाया उसको समझ में आया तो एक बार सिर्फ एक बार रीड कर लेना, एक बार रीड कर लेना। और अगर रीड मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने इन पॉइंट्स पे बताई है आपको बोल के, इट्स अ गुड इनफ, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग, रीड करना है, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे फ्रॉड अंडर आईपीसी, और इस चैप्टर को खा जाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट इतनी बार कर दूंगा कि तुम्हारे को यू नो व्हाट कॉन्फिडेंस कहीं और लेवल पे होगा, ठीक है। और सुनो, कोई टेस्ट बच्चा मिस नहीं करना इन दिनों का। स्केड्यूल किसी को नहीं मिला हो, खो गया हो, नए स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं तो ले लीजिएगा, एंड क्लासेस कंटिन्यू लीजिएगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।